औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मताहत अदलिया ख़ास तौर पर सिविल कोर्ट्स में जो इंसाफ की फराहमी है उससे लोगों को बहुत सी जो है वो शिकायत हैं, लोग नाला हैं। वजह क्या है? सबसे पहली बात तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि मताहत अदलिया सिविल कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, यही कोर्ट्स हैं मताहत अदलिया में आती हैं जो हाई कोर्ट के नीचे काम कर रही हैं। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जजेस की तादाद बहुत थोड़ी है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, एपीलेट कोर्ट्स जो ना वो और होता है काम। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का काम एपीलेट कोर्ट है, वो उन्होंने सिर्फ सुनकर, बहस सुनकर फैसला कर देना होता है। ये ट्रायल कोर्ट्स होती हैं, यहाँ पर एविडेंस होना होता है, पार्टीज़ को बुलाया जाता है, एविडेंस होती है दोनों तरफ से, फिर आर्गूमेंट्स होते हैं, टाइम टेकन प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर जजेस की तादाद केसेस के मुकाबले में, नॉट, मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा। अब ये ना कहें जी भारत में इतनी जो है वहाँ पर आबादी है 11-12 गुना हमसे ज़्यादा, और वहाँ पर इतने सिविल जज हैं, तो वहाँ का भी बेड़ा गर्क हुआ है। वहाँ भी 20-25 साल से पहले केस नहीं निबटता, सिविल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक। तो पाकिस्तान में 21-22 करोड़ आबादी है। पंजाब 65-60% प्रोविंस है पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान का। अगर हम पंजाब की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की करते हैं, केपी की करते हैं, गिलगित की करते हैं, बलूचिस्तान की करते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो फिर जजेस की तादाद थोड़ी है। जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं बनाए। लेकिन अगर 200 केस लगा हुआ है या 300 केस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि केस ज़्यादा से ज़्यादा 50 से ज़्यादा ना लगे हों डेली बेसिस पर। मैंने बहुत से जज साहबान को देखा जो फैसला करना चाहते हैं, लेकिन काम का बर्डन इतना ज़्यादा है कि जिन केसेस का वो फैसला करना चाह रहे होते हैं वो प्रेशर की वजह से उनसे वो भी नहीं हो पाता। इस तरह काम बनने के बजाय बिगड़ना शुरू हो जाता है। अगर 200 केस डेली लगे हैं तो इसका मतलब है वो एक जज का काम नहीं है, वो 4 जजेस का काम है। तो जब एक जज का काम, एक जज साहब के पास 4 जजेस का काम आ जाएगा प्रेशर, तो वो उसने जो अपने हिस्से का भी काम है ना उससे नहीं हो पाएगा। तो अगर हम मताहत अदलिया के जजेस की तादाद बढ़ा दें, जितने जजेस काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर जहां एक जज है वहां पे उसकी 4 कर दें, इस रेशो से बढ़ाएं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह है कि मताहत अदलिया का मताहत अमला थोड़ा है। टाइपिस्ट अक्सर छुट्टी पे होते हैं जी, केस नहीं लिखा गया। हर कोर्ट में 2 टाइपिस्ट हों, 2 स्टेनोटाइपिस्ट उनके पास हों जो फैसले को लिखें। जिस तरह हाई कोर्ट में होता है कि आप उनके पास 2-3 जो है वो स्टेनोग्राफर होते हैं, काम डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि सिविल कोर्ट का जो मताहत अदलिया का अमला है, इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये रिश्वत सरेआम लेता है। अब मैं ये बात करूँगा तो आला अदलिया के जजेस को बुरी लगेगी, हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को बुरी लगेगी, लेकिन मैं दावे से अर्ज़ कर रहा हूँ, हम्बल मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे साथ चलें। मैं बताता हूँ कि कदम कदम पे मताहत अदलिया में रिश्वत देनी पड़ती है, कॉपी बनाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, डेट छोटी लगवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। अगर उसे कहेंगे जनाब हमने
केस को जल्दी लगवाना है तब वो पैसे लेगा, या मनपसंद जज के पास लगवाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है, या कहें जी अखबार तैयार करके ज़रा जल्दी डेट डाल दो तब रिश्वत देनी पड़ती है। आप मुझे बता दें कि क्या ये रिश्वत नहीं है? क्या ये फैसिलिटेशन चार्जेस हैं? क्या वो मुलाजम नहीं है सरकार के? वो वहाँ पर सैलरी नहीं लेते हैं मुलाजम? जब इतनी ज़्यादा उनकी घुट्टी में रिश्वत पड़ गई हुई है तो वहाँ से फिर ला इलाहा की सदा कहाँ से आएगी, जब कदम कदम पर वो रिश्वत ले रहे होंगे। तो इसका इलाज क्या हमारे आला अदलिया के जजेस, चीफ जस्टिस साहब हेड होते हैं किसी भी प्रोविंस की मतहत अदलिया के, जो इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, उन्हें नहीं पता कि इसका इलाज हमें क्या करना चाहिए, इन्हें रिश्वत से कैसे बाज करना चाहिए। कैमरे लगाए गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी रिश्वत ली जाती है। तो क्या इसका हल है? एक इंटेलिजेंस ब्यूरो होना चाहिए, अदलिया का, जजेस का, मतहत अदलिया का स्क्रूटनी करे, उनकी रिपोर्ट्स तैयार करे। उसके अलावा इनके एसेट्स की इनके स्टेटमेंट्स, इनके एसेट्स, इनके फैमिली के एसेट्स की एवेल्यूएशन हो कि जनाब जब ये भर्ती हुए थे और क्या इजाफा हुआ इनके एसेट्स में। इनकी सैलरी अच्छी करें, कोशिश करें कि काफ़ी सैलरी हो जाए ताकि ये, लेकिन ये आदत पड़ चुकी है। अब हाई कोर्ट के जो पीएन है, ड्राइवर है, अच्छी खासी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी ले रहे होते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का भी पीएन जो है वो जैसे केस से बाहर निकलते हैं तो पीछे भागा आ रहा था कि जी मुझे 150 रुपये मिल जाए। कितनी अफसोस, उसने कायदे-ए-आज़म की ना टोपी पहनी होती है और साथ उसने जनाब ना शेरवानी पहनी होती है, यानी कायदे-ए-आज़म का लिबास पहनकर वो अदालत से पीछे भागता है उस क्लाइंट के पीछे कि जनाब मुझे कुछ बख्शिश देते जाए। ओ भाई खुदा का खौफ, एक तो उसे कायदे की आपने टोपी पहना दी है, शेरवानी बनाई हुई है, हाई कोर्ट के जो पीएन है आवाज़ देने वाला है, उसे एक तो वो उतरवाएँ या फिर जजेस को भी वही पहनाएं, उसको उतरवा कर उसको पैंट शर्ट पहना दें। आपने उसे वो लिबास पहना दिया जो कि वो सब, यानी कि उस अदालत में सबसे जो निचले स्केल का बंदा है उसको कायदे-ए-आज़म का लिबास पहना दिया और वो बख्शिश लेने के लिए पीछे भाग रहा होता है। तो क्या ये बीइंग ए नेशन हम ये हमारा जो सारा इम्पैक्ट बना है और इम्प्रेशन जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? दूसरी बात यह कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि जो जजेस फैसला करना भी चाहते हैं, काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो जब देखते हो ये 200 फाइल, उन्होंने अगर उस दिन 5-10 केस फैसला भी करना था उनसे वो भी नहीं फिर हो पाता। वो कहते अच्छा इकट्ठा कर लेंगे, कल कर लेंगे, वो फिर डिसाइड हो जाते हैं। दूसरी बात बहुत ज़रूरी है, अब देखें जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो भी इसी प्रोसेस से गुजर कर आगे आए हैं। चीफ जस्टिस लेवल का बंदा जो होता है वो उसने भी वकला के इलेक्शंस में हिस्सा लिया होता है, बल्कि अक्सर वकला जो डायरेक्ट हाई कोर्ट के जज बनते हैं वो बार एसोसिएशन के नुमाइंदे भी रहे होते हैं। तो बार एसोसिएशन का किरदार था कि बार और बेंच के दरमियान अच्छे ताल्लुक़ को कायम रखना। यहाँ पर बार और बेंच के ताल्लुक़ को बेहतर तौर पर इस्तवार रखने की बजाय क्या किया जा रहा है इसमें? जी जनाब, क्या सोच रहे हैं आप? क्या हम सही सिमत जा रहे हैं? क्यों जी हाफिज साहब, जाग रहे हैं आप? जागते रहें, इस माशरे में जागने की ज़रूरत है। तो हम क्या करते फिर रहे हैं? बार एसोसिएशन में लोग इलेक्शन में करोड़ों रुपया लगाकर ओहदा हासिल करते हैं और फिर वो क्योंकि रूटीन में इंसाफ मिल नहीं रहा है, काम का प्रेशर बढ़ा है, वो जाकर फिर वो प्रेशर डालते हैं जजेस के ऊपर, जजेस को दबाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कोई लेन देन करते हैं आपस में। इसका मैं नहीं कुछ कह सकता, जो भी है सारी र्यूमर्स हैं, सामने हैं सबके। लेकिन बार एसोसिएशन के नुमाइंदों का प्रोडक्टिव रोल नहीं रहा, ये जाकर उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। और आम जो वकील जो मेहनत करके पढ़कर अदालत में केस लड़ने जाता है उस बेचारे को पता नहीं होता कि उसके केस का क्या बनना है। कितने जालिम है, जुल्मत को ज़िया कहते हैं। तो बार एसोसिएशन का किरदार रीडिफाइन करने की ज़रूरत है।
कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है, जो कानून में लिखा है कि जी बार एसोसिएशन का ये रोल होगा, उससे आगे रोल ख़त्म करें इनका। बार एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव बनते ही लोग इस तरह करोड़ों रुपए लगाते, इसमें बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में अंजुमन ताजरान, लैंड ग्रैबर्स, सोसाइटीज़, लैंड सोसाइटीज़ जो हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, वो बंदे कैंडिडेट के ऊपर पैसे लगाती हैं। अब आप देख लें कि जब इस तरह के बंदे बार एसोसिएशन के नुमाइंदे बनकर जाएंगे तो उन्होंने तो फिर जजेस के ऊपर प्रेशर डालना ही है ना। अच्छे नुमाइंदे भी बनते हैं, सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन अमूमन यही तासुर भी और हमने देखा भी यही है। तो क्या इनसे आपको अच्छाई की उम्मीद हो सकती है जो इस तरह? तो बार एसोसिएशन के नुमाइंदों की वजह से जब उनका रोल जो डिस्टर्ब हो गया है, जब ज़माने माशरे के हर शोबे में ज़वाल आया तो बार एसोसिएशन के लोग भी तो इसी माशरे का हिस्सा है ना। वो भी ताकत, पैसे के लिए इज़्ज़त सब कुछ बेच के रख दिया इस प्रोफेशन की। नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट्स के होते हैं वो अपने दफातर में बैठने की बजाय टीम मुकर्रर करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिस लेवल के जो अच्छे जजेस हैं, मेहनती ईमानदार हैं, उनकी एक टीम बनाएं जिनका काम ही ये हो कि वो सूबे की अदालतों में इंस्पेक्शन कर रहे होंगे, सरप्राइज इंस्पेक्शन हो रही हो, पता ही ना किसी को होगा कब क्या हो रहा है। तब इस मामले को हम बेहतर शायद हो सके। दूसरा, कानून में दिया होता है कि ये केस 6 माह में ख़त्म होना है या साल में ख़त्म होना है, ये नहीं हो पाता। वजह क्या है? एक तो अमला की कमी, जजेस की तादाद की कमी, जजेस पे काम का प्रेशर, या फिर वकील साहबान जो बहुत लंबी लंबी डेट्स लेते हैं, उस वजह से वो सारा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है जो कि लेजिस्लेटिव ने बनाया होता है कि ये केस इतने अरसे में ख़त्म करना है। रोने धोने से काम नहीं होगा, रोने धोने से मसले हल नहीं होंगे, कंक्रीट रिजल्ट निकालना होगा। यकीन जानिएगा ये सिस्टम बिल्कुल तबाही के दहाने पर, अगर ये गिर गया ना सिस्टम, दोबारा संभाला नहीं जाना। लोग क्यों कहते हैं जी तालिबान वाले निज़ाम ठीक है, सीधा गर्दन उड़ा दो, बाकियों की जरूरत नहीं है किसी की जमीन पर कब्जा करने की। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त मुमताज़ कानूनदान समीउल्लाह खान, जो मुमताज़ कानूनदान जनाब हाजी सैफुल्लाह खान साबिक़ वफाकी वज़ीर के बेटे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने विज़िट किया उन बार एसोसिएशन का KPK में, जो कि कुछ अरसा ज़ेर असर रही हैं तालिबान के वो इलाके। वहाँ पर लैंड के मामलात ही ख़त्म हो गए हैं, प्रॉपर्टीज़ के। जिसका कोई रोला आता था, आओ भाई दसो किरी हैगी तो किरी नहीं हैगी, फ़र्क। यहाँ लैंड का केस कर दें, जैली डॉक्यूमेंट्स बनाकर बंदा सारी उम्र तक एक खाता रहे अदालतों में। हमने अपने रब के हज़ूर बहुत जल्द पेश हो जाना है। मैं ख़ुद बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन जो मैंने देखा तकलीफ़ होती है। हम भी इसी निज़ाम का हिस्सा हैं। इस सिस्टम में रहकर हमें कोशिश तो करनी है, लेकिन सिस्टम अब रह ही कोई नहीं गया तो फिर कोशिश क्या होगी? कोशिश रहगा जा रही हैं। मैं नाउमीदी की बात नहीं करता, मेरा बड़ा अल्लाह पाक पर मुकम्मल यकीन है। मैं तो हर बात में यही कहता हूँ कि वहीं से देख लेना उभरेंगे आफ्ताब शौक, इजाज़त हो नहीं सकती जहाँ चुकनू चमकने की। इंशाअल्लाह ताला हालात दुरुस्त होंगे, लेकिन अब अदारों को जिन्होंने चलाना है वो सिर्फ नौकरी ना करें। चीफ जस्टिस साहबान जो हैं, जजेस साहबान सिर्फ नौकरी ना करें, इसे मिशतरी जज्बा लें। जज अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा रुतबा दे दिया है, और ये जो बार एसोसिएशन के नुमाइंदों का जो किरदार है, ये जो जिस तरह प्रेशर डालते हैं, टेंशन देते हैं जजेस को, ये बहुत बुरा किरदार है। इसने इस प्रोफेशन को बड़ी बेइज्जती कर दी है। लोग आम बोलचाल में, समाजी मीटिंग्स में वकला की रिस्पेक्ट के हवाले से अब वो बात नहीं रही जो कि चंद दहाइयों पहले थी। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि ये जो नोहा मैंने पढ़ा है अभी, ये नोहा असल में इसलिए पढ़ा है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।